जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 27 जुलाई 2021 और दिन हो चुका है मंगलवार। तो सुर्खियों में जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा जेन्युइन खबरें। तो अब लंदन में भी माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया गया है और साथ ही खबर आ रही है अमेरिकी विदेश मंत्री आज भारत में आने वाले हैं। इसी के साथ बात करें एमपी की, तो एमपी से खबर आ रही है कि सरकारी कर्मचारियों का इंक्रीमेंट एमपी में हो सकता है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि मीराबाई चानू को अब एडिशनल एसपी बनाया जाएगा। साथ ही जानेंगे सोने का हाल और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। तो सुर्खियों की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल न्यूज से। मोमीज जी ने 13 तो रशीदी ने 58 की उम्र में जीता पदक। जी दोस्तों, उम्र को लेकर हमेशा बहस होती रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहस को दरकिनार करने के लिए ही पैदा होते हैं। उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। टोक्यो ओलंपिक में सोमवार को कुछ ऐसा ही हुआ। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों या वीडियो गेम से खेलते हैं, उस उम्र में ओलंपिक की स्केटबोर्डिंग स्पर्धा में महज 13 साल की बेटियों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर स्वर्ण और रजत पदक पर अपना कब्जा जमाया। इसके ठीक विपरीत जिस उम्र में लोग संन्यास लेकर अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद लेने की सोचते हैं, उस पड़ाव पर 58 साल की उम्र में अब्दुल्ला अल रशीद ने, कुवैत के अब्दुल्ला अल रशीदी ने सटीक निशाना लगाते हुए कांस्य पदक जीतकर सभी को चौंका दिया। तो ये दोनों ही मोटिवेशनल न्यूज आ रही है ओलंपिक से। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अब नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर बनवा पाएंगे अपना पासपोर्ट। पासपोर्ट बनाने के लिए लोगों को पासपोर्ट सर्विस सेंटर जाना होता है। हालांकि अब वो पासपोर्ट सर्विस सेंटर की जगह पासपोर्ट आवेदन की सारी सेवाएं पोस्ट ऑफिस के कॉमन सर्विस सेंटर पर भी पा सकते हैं। इंडिया पोस्ट ने एक ट्वीट में लिखा कि अब अपने नजदीकी डाकघर के CSC काउंटर पर पासपोर्ट के लिए पंजीकरण और आवेदन करना सरल हो गया है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी डाकघर पर जाएं। डाक विभाग के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को पासपोर्ट मुहैया कराने के लिए विभाग और विदेश मंत्रालय पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने पर सहमत हुए हैं। फिलहाल देश भर में 424 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का काम कर रहे हैं। बढ़ते अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज में है चिकन डीजल बिक रहा है 36 रुपए लीटर, देता है 38 किलोमीटर से ज्यादा माइलेज। जहां दोस्तों महंगे वाहन और ईंधन से परेशान लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद केरल के एक पशु चिकित्सक और इन्वेंटर जॉन अब्राहम को मुर्गे के अपशिष्ट यानी स्लॉटेड चिकन वेस्ट से बायोडीजल बनाने का पेटेंट मिल गया है। इस बायोडीजल की कीमत पारंपरिक डीजल की कीमत का 40% है। वर्तमान में दिल्ली में डीजल की कीमत 89.87 रुपए प्रति लीटर है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बायोडीजल की कीमत लगभग 36 रुपए होगी। इस बायोडीजल का माइलेज 38 किलोमीटर प्रति लीटर से भी अधिक है। इससे प्रदूषण भी कम होता है। केरल वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले वेटनरी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर अब्राहम ने बताया कि उन्हें 7.5 साल के लंबे इंतजार के बाद 7 जुलाई 2021 को भारतीय पेटेंट कार्यालय ने उनकी इस खोज के लिए पेटेंट प्रदान कर दिया गया है। अब्राहम ने काटे गए मुर्गों के अपशिष्ट यानी वेस्ट से निकलने वाले तेल से बायोडीजल का आविष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि 2009 से 2012 के दौरान ही उन्होंने ये आविष्कार कर दिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है असम मिजोरम से। असम मिजोरम सीमा पर भारी बवाल, पुलिस के 6 जवानों की मौत, 50 घायल। अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया है। इसी हिंसा में असम पुलिस के 6 जवानों की भी जान चली गई है। हिंसा में वाहनों पर हमला किए जाने की भी खबरें हैं। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मामले पर ट्वीट कर एक दूसरे के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग लाठियां लेकर नजर आ रहे हैं। वहीं असम के मंत्री ने कहा कि मिजोरम की ओर से हुई है गोलाबारी। मिजोरम सीमा पर अभी हालात नाजुक है। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में है कृषि कानूनों के मसले पर गरमाई सियासत, तोमर ने राहुल को दिलाई घोषणा पत्र की याद। या दोस्तों, संसद के मॉनसून सत्र के बीच नए कृषि कानूनों के विरोध में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष और किसान संगठन इन कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि वह चर्चा के लिए तैयार है। किसान संगठनों के पास इस मसले पर कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने और देश में अराजकता का वातावरण फैलाने का भी आरोप लगाया है।
चलिए देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर है मॉनसून अपडेट। अगले 24 घंटे के दौरान इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने इन राज्यों के मौसम का ताजा अपडेट। महाराष्ट्र में भारी बारिश की तबाही के बाद देश के अब अन्य इलाकों में आज से भारी बारिश की संभावना है। झारखंड, बिहार में आज भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी ने कहा है कि 26 से 28 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की उम्मीदें हैं, जबकि 27 और 28 जुलाई को पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। 27 और 28 जुलाई को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना है। तो जानते हैं उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। 27 और 28 जुलाई को कहीं हल्की बारिश तो कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला उत्तर प्रदेश राज्य में होगा। तो अब जानते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। तो मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का यह अलर्ट ऐसे समय आया है जब राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि ऑरेंज अलर्ट ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर और टीकमगढ़ में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और गरज के साथ बौछार। मंगलवार को बारिश कम हो सकती है क्योंकि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है। चलते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी पहुंची दिल्ली। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों को करेंगी एकजुट। हाल ही में संपन्न बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने और विरोधी दलों को एकजुट करने की मंशा से सोमवार शाम को दिल्ली पहुंच गई। बंगाल फतह करने व 5 मई को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद ममता का यह पहला दिल्ली दौरा है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज 4 बजे मुलाकात भी कर सकती है। उसके बाद वे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है लंदन से। लंदन हाईकोर्ट ने भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित किया। भारतीय बैंकों का होगा फायदा। जहां दोस्तों लंदन हाईकोर्ट ने भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। इस फैसले से भारतीय बैंकों को बड़ा फायदा होने वाला है। इससे भारतीय बैंक विजय माल्या की संपत्तियों को आसानी से जब्त करेंगे। बता दें कि माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक कंसोर्टियम ने ब्रिटेन की अदालत में याचिका दाखिल की थी। बैंकों के इस संघ ने अपनी याचिका में ब्रिटिश अदालत से गुहार लगाई थी कि माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए लोन की वसूली के लिए उसे दिवालिया घोषित किया जाए। भारतीय बैंकों की याचिका पर वर्चुअल सुनवाई हुई। अपने फैसले में लंदन हाईकोर्ट के जज माइकल ग्रिव्स ने कहा कि मैं मिस्टर माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है शिक्षा मंत्रालय तैयार कर रहा है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए विधेयक। शिक्षा मंत्री ने दिया बयान। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए विधेयक को तैयार किया जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 26 जुलाई को लोकसभा में दी। शिक्षा मंत्री ने संसद के निचले सदन को सूचित करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कैबिनेट की अनुमति के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा पिछले वर्ष 29 जुलाई 2020 को की थी। एनईपी में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है कि जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 अलग अलग महत्वपूर्ण कार्यों विनियमन, मान्यता, वित्त पोषण और अकादमिक मानक सेटिंग के लिए शीर्ष निकाय के तौर पर कार्य करेगा। देखते अगला अपडेट। अगले अपडेट में है अमेरिका से तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की बड़ी तैयारी। स्प्रेटली द्वीप सागर पर सैन्य विमानों की हरकत। अमेरिका से तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर में स्प्रेटली द्वीप समूह में बनाए गए सैन्य अड्डे पर चीन की बड़ी सैन्य साजो सामान एकत्र कर रहा है। चीन ने स्प्रेटली द्वीप समूह के मैकेंजे 500 एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को तैनात किया है। हाल ही में चीन ने दक्षिण चीन सागर के द्वीप के नजदीक एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास भी किया था। इसमें चीन के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग के साथ उसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने भी भाग लिया था। चीन के इस कदम से दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ सकता है। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज आ रही है अफगानिस्तान से। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में और बिगड़ सकते हैं हालात। अमेरिकी सेना की पूर्ण वापसी का इंतजार कर रहा है तालिबान।
अफगानिस्तान के 426 जिलों में से 212 जिलों में तालिबान ने बढ़त बना ली है। इसके बावजूद उसके लिए काबुल की सत्ता अभी भी काफी दूर है। न सिर्फ अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स तालिबान का जबरदस्त मुकाबला कर रही है, बल्कि जिस तरह से अमेरिका, रूस, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों में तालिबान को लेकर संशय बना है, उसका भी असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। भारत अफगानिस्तान के पूरे हालात पर करीबी नजर रखने के लिए साथ ही रूस, ईरान, अमेरिका और पश्चिम एशिया के देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए है। देखते हैं अगली खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के कारण बढ़ रहा है संक्रमण। फिलहाल यात्रा प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं होगी। अमेरिका अधिक संक्रामक कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट और संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर किसी भी तरह से यात्रा प्रतिबंध को नहीं हटाएगा। यह फैसला शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया। इसका मतलब है कि देश में लंबे वक्त से लगे यात्रा प्रतिबंधों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। इसका मतलब अभी भारत से भी कोई अमेरिका नहीं जा सकता और फिलहाल अमेरिका में से भी कोई भारत नहीं आ सकता। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट के साथ। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने किया तख्ता पलट, संसद भंग कर प्रधानमंत्री को किया बर्खास्त। खबर आ रही है ट्यूनीशिया से। वहां के राष्ट्रपति ने संसद को भंग करके वहां के प्रधानमंत्री को ही बर्खास्त कर दिया है। ट्यूनीशिया में लोकतंत्र मौजूदा वक्त के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। यहाँ के राष्ट्रपति केस सैयद ने देश की मौजूदा सरकार के साथ प्रधानमंत्री हिचेम को भी बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने सेना की मदद से संसद को भंग कर संसदों के भी सभी अधिकार को समाप्त कर दिया है। देश में इस्लामवादियों समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने तख्ता पलट की कड़ी निंदा की है। देखते अगले समाचार में है। सुप्रीम कोर्ट से गौतम गंभीर फाउंडेशन को नहीं मिली राहत, कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा। पूर्व क्रिकेटर सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दवाइयों के अवैध भंडारण के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर फाउंडेशन के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि जब लोग दवा के लिए परेशान घूम रहे थे तभी एक संस्था आती है और कहती है कि वह दवा देगी। संस्था दवा बांटना शुरू करती है, ये ठीक नहीं है। चलिए देखते अगली खबर आ रही है सांसद से। जासूसी कांड पर थम नहीं रहा सांसद में संग्राम, लगातार 5वें दिन जबरदस्त हंगामा, सरकार ने विपक्षी नेताओं से शुरू की बातचीत। पेगासस फोन जासूसी विवाद को लेकर संसद में चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार 5वें दिन जबरदस्त हंगामा किया। जासूसी कांड की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच के साथ ही विपक्ष इस पर तत्कालिक बहस की मांग पर अड़ा है, जबकि जासूसी के आरोपों से इनकार कर रही सरकार विपक्ष के हंगामे के बावजूद भी इस मुद्दे पर दबाव में आने को तैयार नहीं है। हालांकि संसद का कामकाज बाधित होने के मद्देनजर सरकार ने सोमवार को विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क साधकर गतिरोध का हल निकालने की कोशिश भी शुरू की है। जानते हैं देश और दुनिया की अगली खबर। तो दुनिया के 3 मुल्कों पर कुदरत का प्रकोप, अमेरिका और चीन में तूफान से तबाही, जापान पर मंडराया खतरा। कोरोना महामारी के साथ ही दुनिया इन दिनों दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आया हुआ है। दुनिया के कई मुल्कों में बाढ़, बारिश और तूफानों ने कहर बरपा रखा है। अमेरिका में रेतीले तूफान के चलते 7 लोगों की मौत हो गई है, तो चीन के पूर्वी जेजियांग प्रांत में तूफान इंफा ने दस्तक दी है। वहीं प्रशांत महासागर से उत्तर की ओर बढ़ रहे नेटपार्क तूफान के मंगलवार को टोक्यो समेत जापान के मुख्य द्वीप पर पहुंचने की आशंका है। यह तूफान जापान से ऐसे वक्त में टकराने वाला है जब वहां ओलंपिक खेल चल रहे हैं। इसी के साथ ही भारत में भी भारी बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। तो कई देशों में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, भारत में भी कई हिस्सों में बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है भारी हंगामे के बीच लोकसभा में मॉनसून सत्र में 2 विधेयक हुए पारित। सांसद का मॉनसून सत्र अब तक काफी हंगामेदार रहा है। सत्र के पहले हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में एक भी दिन ठीक से कामकाज नहीं हो पाया। सोमवार को भी दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। हंगामे के बीच लोकसभा में 2 विधेयक पारित किए गए। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021, फैक्टर अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा में पारित हुआ। इन विधेयकों के तरफ
खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोका जाएगा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त रास्ते सुलभ कराने का भी प्रस्ताव किया गया है। तो बीजेपी सरकार ने ये 2 नए कानून और लाए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का 2 साल से रुका इंक्रीमेंट इस साल एक साथ आएगा। फिर भी कर्मचारियों ने कहा कि इससे नहीं होगा कोई फायदा। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है। सरकारी कर्मचारियों का 2 साल से रुका इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में वित्त विभाग ने सोमवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक का इंक्रीमेंट मिलेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को पात्रता के अनुसार लाभ दिया जाएगा। सरकार ने 1 साल के एरियर पर कोई फैसला नहीं लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि इस इंक्रीमेंट का फायदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। वेतन वृद्धि के लिए जो फॉर्मूला वित्त विभाग ने दिया है उसके अनुसार किसी कर्मचारी का सैलरी वेतन जून 2020 में मूल वेतन 69,000 रुपए है तो 1 जुलाई 2020 में काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद 71,000 होगी। कर्मचारियों को डीए के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि सरकार को जुलाई 2020 से काल्पनिक वेतन वृद्धि को भी मूल वेतन वृद्धि मानकर आदेश जारी करने थे ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ होता। चलिए देखते हैं अगली खबर में है गुजरात से। गुजरात राज्य की 28 तहसीलों में जोरदार बरसात जारी। अब तक हुई सीजन की 30% बारिश। 30 जुलाई तक भारी बारिश का है अनुमान। दोबारा सक्रिय हुए मॉनसून के चलते पिछले 3 दिनों से पूरे गुजरात में जोरदार बारिश का दौर जारी है। सोमवार सुबह से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की 28 तहसीलों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। वहीं जामनगर के जामजोधपुर तालुका के नरमाना गांव में 3 घंटे में 10 इंच बारिश होने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। कालावाड़ में 4 घंटे में 6 इंच और धरोल व जोधिया में तालुकों में 3 इंच बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। बता दें कि राज्य में सीजन का 30% बरसात सीजन की हो चुकी है। और अगर बात करें पिछले 24 घंटों की तो राज्य के 240 तहसीलों में मानसून सक्रिय है। इसमें जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, महिसागर, महसाणा, डांग, तापी में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अरवली, पाटन, अहमदाबाद, खेड़ा, साबरकांठा प्रांत में सबसे ज्यादा 5 इंच और महसाणा के ऊंझा में 3.50 इंच बारिश दर्ज की गई। वलसाड़ जिले के वापी में 2 इंच, कपराड़ा में 4 घंटे में 4 इंच बारिश हुई। पंचमहाल के गोधरा में 3 इंच, मोरवा, जम्बूघोड़ा में 2.5 इंच और शहर अहमदाबाद में 3 इंच अब तक बारिश हुई है। देखते अगली खबर में है मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने मीराबाई चानू को एडिशनल एसपी नियुक्त किया। ओलंपिक मेडल जीतने पर 1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को मणिपुर सरकार ने एक और तोहफा दिया है। वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को घोषणा की कि मीरा को मणिपुर पुलिस में एडिशनल एसपी स्पोर्ट्स के पद पर तैनात किया जाएगा। इससे पहले बीरेन सिंह ने मीरा को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। मीराबाई ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला अब तक का इकलौता मेडल दिलाया है। उन्होंने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता। तो 202 किलोग्राम वजन में सिल्वर मेडल जीतकर मीराबाई ने ओलंपिक के पहले ही दिन मेडल जीतने वाली भारतीय पहली महिला खिलाड़ी बनी है। तो आगे जानते हैं सर्राफा बाजार का हाल, क्या रहा सोने का भाव। सोना चांदी के भाव में रोजाना उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर आप भी सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको बाजार में सोने चांदी के भाव की जानकारी होना बेहद जरूरी है। सप्ताह की शुरुआत में यानी 26 जुलाई को सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार के मुकाबले सोना 223 रुपए महंगा हुआ। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 26 जुलाई सुबह 909 शुद्धता वाले सोने का भाव 47,926 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 231 रुपए के उछाल के साथ ही 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 67,270 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। तो अब जानते हैं मौसम का पूर्वानुमान। अगले 24 घंटे के दौरान कैसा रहेगा भारत का मौसम। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, कोंकण और गोवा,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, बाकी ओडिशा, रायलसीमा और लक्षद्वीप में एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। तो क्लोजिंग न्यूज में आपको बताते चले कि आज ही के दिन 2015 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का इसी दिन निधन हो गया था। सीएमएम भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को सलाम करता है और रेस्ट इन पीस का स्टेटमेंट देता है। कलाम साहब जैसी शख्सियत किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और टुडे न्यूज अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की पॉजिटिव जेन्युइन खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द सीएमएम न्यूज को, ताकि हर रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।